नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं विवेक रुद्रा भूमि आईएएस की तरफ से आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम अपनी नए क्लास की तरफ बढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने आपसे बताया था कि जो अगली क्लास होगी वो हम लोग एनवायरनमेंट से स्टार्ट करेंगे और हमने उसमें बताया था कि एनवायरनमेंट के लिए आपका स्रोत क्या है, आपको क्या पढ़ के आना है। हमने बताया था कि हम एनसीईआरटी से स्टार्ट करेंगे। दो तरह की एनसीईआरटी हमें एनवायरनमेंट के लिए पढ़नी होगी, एक नई एक पुरानी। तो हम पुरानी एनसीईआरटी से स्टार्ट करने के लिए हमने पिछली बार बोला था और हमने स्रोत बताया था क्लास 9 की ज्योग्राफी की ओल्ड एनसीईआरटी जिसका नाम है पर्यावरण बोध। दूसरा क्लास 12 की है बायो की ओल्ड एनसीईआरटी जिसका लास्ट के 4 से 5 चैप्टर हैं जो एनवायरमेंट के रूप में है। और तीसरा नई एनसीईआरटी में क्लास 7 की ज्योग्राफी है हमारा पर्यावरण, वो हमें पढ़ना है। लेकिन हमने पिछली क्लास में आपसे बोला था कि आप क्लास 9 का पढ़ के आइएगा, हम उस पर डिस्कस करेंगे और हम डिस्कस क्वेश्चन आंसर फॉर्म के रूप में करेंगे। आप देख रहे होंगे कि बोर्ड पे हमने क्वेश्चन आंसर फॉर्म के रूप में चीजें एक्सप्लेन करने के लिए रखा है। लेकिन हम इस क्लास में आगे बढ़ें इससे पहले हम हर क्लास की तरह 5 मिनट हम रिवीजन के लिए देंगे। रिवीजन से होता क्या है कि हमें 5-10 मिनट में एक माहौल हमारा बन जाता है और हमारा दिमाग जो सेटअप हो जाता है और हम रिवीजन की प्रक्रिया में आ जाते हैं। जो पिछला पढ़ा है वहां हम कंटिन्यू हो जाते हैं। तो पिछली क्लास हमारी जो थी, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था एसटीक्यू टेक्निक। एसटीक्यू टेक्निक क्या होता है हमने बताया था, फैक्ट अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट देन क्वेश्चन। हमने बोला था इन तीन मोड में जाकर आपकी तैयारी कंप्लीट होती है। और एसटीक्यू मॉडल के तहत हमने जो टॉपिक कवर किया था वो था मेगालिथिक एरा। मेगालिथिक एरा जिसको हिंदी में बोलते हैं महापाषाण काल। महापाषाण काल। हम इसको पूरा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। जो विद्यार्थी पिछली क्लास में नहीं थे वो हमारे YouTube चैनल विवेक रुद्रा, वो हमारे YouTube चैनल विवेक रुद्रा फ्रॉम लखनऊ या हमारे टेलीग्राम चैनल BHOOMIIAS या हमारे व्हाट्सएप नंबर 7827188599। जो भी विद्यार्थी पिछली क्लास में नहीं रहे हैं वो अपने आप को कनेक्ट करने के लिए इन 3 माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। पहला हमारा यूट्यूब चैनल पे आप जाकर पढ़ सकते हैं। यूट्यूब चैनल पे आपको सर्च करना है विवेक रुद्रा फ्रॉम भूमि आई फ्रॉम लखनऊ। दूसरा हमारा टेलीग्राम आईडी भूमि आईएएस में जाकर हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। तीसरा हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं 7827188599 पे, वहां हम आपको लिंक सेंड कर देंगे। इस क्लास में हमको इसका इंट्रोडक्शन 5 मिनट में देके निकलेंगे क्योंकि पिछली क्लास हमारी हो चुकी है। तो हमने बताया था कि महापाषाण काल क्या होते हैं। बड़े बड़े पत्थरों के उपयोग के काल को महापाषाण काल कहा जाता है। इन्हें महापाषाण काल इसलिए कहा गया क्योंकि उत्खननों से प्राप्त साक्ष्य जो मिले उसमें जो स्मारक मिले उन स्मारकों में बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए बड़े पत्थरों के इस्तेमाल के कारण इनको हम महापाषाण काल बोलते हैं। फिर हमने अगली बात की थी कि इनके जानने के स्रोत क्या हैं। तो हमने देखा था कि इनके जानने के जो स्रोत हैं वो पुरातात्विक उत्खननों से प्राप्त साक्ष्य हैं क्योंकि ये प्रागैतिहासिक काल से बिलोंग करते हैं। प्रागैतिहासिक काल का मतलब जिसमें लिखित साक्ष्य के अभाव होते हैं, लेखन शैली का विकास नहीं होता है और उनके जानकारी का स्रोत जो पुरातात्विक उत्खननों से प्राप्त साक्ष्य होते हैं उनको प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं। तो उत्खननों से प्राप्त 2 साक्ष्य हमारे पास हैं महापाषाण को जानने के लिए। पहला है आवास, दूसरा है कब्र। तो हमने देखा कि आवासों की संख्या कम प्राप्त हुई है। इससे हमने निष्कर्ष निकाला कि यहाँ जो जीवन है वो यायावर जनजाति के रूप में होगा, घुमंतु के रूप में होगा। और दूसरा हमने जो कब्रों की संख्या सर्वाधिक प्राप्त हुई है उससे हमने निष्कर्ष निकाला कि यहाँ समाधि निर्माण का एक काल था। फिर हमने इनका विस्तार देखा कि इनका विस्तार भारत में कहाँ कहाँ है। तो भारत के साथ साथ विश्व में इनका विस्तार हमने देखा। विश्व में कहाँ इनका विस्तार है तो हमने देखा यूरोप में है, एशिया में है, दक्षिण उत्तरी अमेरिका में है, दक्षिण अफ्रीका में है। भारतीय महाद्वीप में इनका विकास हमने देखा था कि जो भारतीय महाद्वीप में विकास का इनका मुख्य क्षेत्र था वो हमने देखा था कि सुदूर दक्षिण का जो क्षेत्र है, सुदूर दक्षिण के क्षेत्र ये हैं जहाँ केरल और तमिलनाडु का क्षेत्र आता है। केरल और तमिलनाडु का जो क्षेत्र है वो सुदूर दक्षिण का क्षेत्र कहलाता है। तो सुदूर दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत इनका प्राप्ति का प्रमुख स्थल है जिसमें केरल और तमिलनाडु आते हैं। ये हमने आपसे बोला था। हमने यहाँ पिछली क्लास में देखा था कि यहाँ प्राप्त हुआ। दूसरा हमने देखा था कि इसके अलावा विंध्य क्षेत्र में भी हमें प्राप्त हुए हैं महापाषाण काल की संस्कृतियां। अरावली पर्वत के करीब हमको प्राप्त हुई हैं। उत्तर पश्चिम में भी, भारत के उत्तर पश्चिम में भी हमको महापाषाण संस्कृतियां प्राप्त हुई हैं और वर्तमान में असम क्षेत्र के भी जनजातीय क्षेत्र में आज भी महापाषाण संस्कृतियां देखी जाती हैं।
फिर हमने देखा था कि महापाषाण संस्कृतियां कितने प्रकार की होती हैं। तो हमने देखा था महापाषाण संस्कृतियों को कब्रों के निर्माण के आधार पर 3 प्रकार से देखा गया। पहला कक्ष विहीन महापाषाण, दूसरा कक्ष युक्त महापाषाण, तीसरा किसी भी समाधान से रहित महापाषाण। पहला कक्ष रहित मतलब क्या है कि एक चैम्बर बना करके उस चैम्बर में शव को दफनाया जाता था कक्ष के रूप में, तो उसको कक्ष युक्त महापाषाण बोला गया। कक्ष विहीन महापाषाण का मतलब क्या है, जहां शव को सीधे सीधे गड्ढे में दफना दिया जाए बिना किसी चैम्बर बनाए, बिना किसी ताबूत के रखे। और समाधान से रहित महापाषाण का मतलब क्या, ऐसे महापाषाण जिनका इस्तेमाल समाधान या शवों को दफनाने के लिए नहीं किया जाता था, अन्यत्र काम में किया जाता था, जैसे आवासीय काम में। इतनी चीज हमने वहां देखी हुई थी। फिर हमने वहां कुछ निष्कर्ष निकाला हुआ था कब्रों के अध्ययन से, कब्रों के प्राप्त साक्ष्य के आधार पर। तो हमने देखा था कब्रों से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उन्होंने देखा कि शवों के साथ साथ दैनिक जीविकोपार्जन के भी सामान वहां उनके साथ रखे गए थे, जो महापाषाण काल के लोगों के परलोकवादी होने का प्रतीक है। दूसरा हमने देखा था कि कब्रों से लोहे के साक्ष्य प्राप्त हुए, लोहे के औजार प्राप्त हुए, लेकिन उन औजारों में हमने देखा कि युद्ध के औजार जैसे बाढ़, त्रिशूल, फरसा, बर्छा ये अधिक मात्रा में है, लेकिन कृषि के औजार कम है। इससे हमने निष्कर्ष निकाला कि बाढ़, त्रिशूल, धनुष, तीर ये सब जनजातीय आदिवासी क्षेत्र के लोगों के प्रतिनिधित्व को दर्शाती हैं। इस आधार पर हमने निष्कर्ष निकाला कि ये जो महापाषाण काल था वो जनजातीय संस्कृति से संबंध रखता था। लोहे का इस्तेमाल कृषि औजार के रूप में कम होना इस बात को दर्शाता है कि यहाँ कृषि तो थी लेकिन पिछड़ी हुई थी। फिर हमने अगले चरण में देखा था कि इस समय इनका कार्यकाल जो है 1000 बीसी से लेकर के और 1st AD या 1st BC तक हमने देखा था। इस दौरान फिर हमने उत्तर भारत का और दक्षिण भारत के ऐतिहासिक संबंधों को देखा था। तो हमने देखा था कि जो उत्तर भारत है 1000 BC से लेकर के 1st AD तक उत्तर भारत में वैदिक संस्कृति आ रही है, फिर महाजनपद काल आ रहा है, फिर मौर्य काल आ रहा है। इसका मतलब कि उत्तर भारत में राजतंत्र का विकास हो रहा है, लोहे का प्रयोग बड़े मात्रा में कृषि में हो रहा है। लोहे का प्रयोग तो बड़ी मात्रा में कृषि में होगा, कृषि उन्नतशील होगी, कृषि के उन्नतशील होने से अधिशेष की मात्रा बढ़ेगी, अधिशेष की मात्रा बढ़ने से वहां राजतंत्र और एक सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था का विकास होगा और लेखन शैली का भी विकास हुआ, लिखित साक्ष्यों की उपलब्धि वहां हुई। लेकिन वहीं दक्षिण भारत में यह काल इन सारे उत्तर भारत के सारी विशेषताओं में अर्थात राजतंत्र से अपेक्षित था। लिखित कला का अभाव था, लोहे का प्रयोग कृषि में कम किया गया। इस आधार पर यहाँ सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था और राजतंत्र का विकास नहीं हो पाया। इतनी बातें हमने वहां देखी थी और ये सारा परिप्रेक्ष्य हमने इसलिए पढ़ा था क्योंकि अभी हमने करंट में एक न्यूज आई थी, इसमें हमने देखा था कि केरल और तमिलनाडु की सीमा पर यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की सीमा पर कावेरी नदी के तट पर पोथामल पहाड़ियों पर मेनहीर प्राप्त हुए हैं। इसी के रिस्पेक्ट में हमने इसको कनेक्ट किया था। मेनहीर क्या होते हैं, एक कब्र बनाइए, कब्र में शव को रखिए और कब्र के ऊपर कब्र के ऊपर लंबवत खड़े पत्थर को गाड़ दीजिए। इस प्रकार की आकृति को क्या बोलते थे, मेनहीर। तो मेनहीर कुछ ऐसी आकृति होती थी। इस आकृति को हमने क्या कहा, मेनहीर कहा। और हम देख रहे हैं कि ये गड्ढे में दफन किया जा रहा है। गड्ढे में जो दफन किया जा रहा है वो कैसा था, कक्ष विहीन पाषाण, कक्ष विहीन पाषाण, ये हमने देखा था। तो इस प्रकार हमने पिछली क्लास में महापाषाण को पूरा कवर किया था। आज के क्लास में हम एनवायरनमेंट से स्टार्ट करेंगे नए क्लास के रूप में। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास हमारी एनवायरनमेंट में होगी और जो हमारा स्रोत है ये जानना बहुत जरूरी है कि हमने कहाँ से क्वेश्चन बनाया है, ताकि आप बार जाकर रिवीजन कर सके। अगर नहीं पढ़े तो दोबारा पढ़ के हमारे क्वेश्चन को देख सके। क्वेश्चन हम आपको PDF सेंड कर देंगे अपने टेलीग्राम ID भूमि आईएएस पे, आप कॉन्टैक्ट ले सकते हैं। स्रोत हमारा है क्लास 9th की ज्योग्राफी की ओल्ड एनसीईआरटी। इस बुक का नाम है पर्यावरण बोध। इस किताब को हमने स्रोत के रूप में लिया है
और यहीं से अपने इन्वायरमेंट क्लास स्टार्ट करेंगे। और इस किताब का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है पर्यावरण के अंग तथा प्रक्रियाएं, पर्यावरण के अंग तथा प्रक्रियाएं, ये पहला चैप्टर है इस किताब का, चैप्टर नंबर 1। हम चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो स्रोत है वो है क्लास 9th की ओल्ड एनसीईआरटी ज्योग्राफी की, जिसका नाम है पर्यावरण बोध, और उसका जो पहला चैप्टर है पर्यावरण के अंग और प्रक्रियाएं, उसको हम, आप अच्छे से पढ़े होंगे, उसको हमने वहां से 10 क्वेश्चन हमने बनाए हैं और 10 क्वेश्चन के रूप में हम पूरे चैप्टर को डिस्कस करेंगे। चलिए तो हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का जो पहला पार्ट हुआ है, किसी पादप की वह परिस्थितियां जो उनकी वृद्धि में सहायक होती हैं पर्यावरणीय परिस्थितियां कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर 2, पंजाब की पर्यावरणीय परिस्थितियां गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त हैं। तीसरा ऑप्शन आप देख सकते हैं, लिखा है तमिलनाडु में कावेरी डेल्टा की पर्यावरणीय परिस्थितियां गेहूं के खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। और चौथा ऑप्शन है पर्यावरणीय परिस्थितियां स्थानिक परिवर्तन से अछूती रहती हैं। तो उपरोक्त में से सत्य कथन का चयन करें। तो एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन का 4 पार्ट में है। पहला ऑप्शन है किसी पादप की परिस्थितियां जो उनकी वृद्धि में सहायक होती हैं पर्यावरणीय परिस्थितियां कहलाती हैं। दूसरा ऑप्शन है पंजाब की पर्यावरणीय परिस्थितियां गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त हैं। तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु में कावेरी डेल्टा की पर्यावरणीय परिस्थितियां गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। और चौथा ऑप्शन है पर्यावरणीय परिस्थितियां स्थानीय परिवर्तन से अछूती हैं। अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि उपरोक्त में से सत्य कथन का चयन करें। उपरोक्त में से सत्य कथन का चयन करें। पहला ऑप्शन है केवल 1, 2, 3 सही है। दूसरा ऑप्शन है केवल 1, 2 सही है। तीसरा ऑप्शन है केवल 1, 2, 4 सही है। और चौथा ऑप्शन है डी, सभी सही। तो हम इसको एक एक ऑप्शन को डिस्कस करेंगे। जब आप एग्जाम देते हैं प्री का, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के आपके पास कई मेथड होते हैं। जब आपको पूरा क्वेश्चन आ रहा हो, क्वेश्चन का आपका कमांड हो, तब आपको आंसर पहले झटके में टिक करना चाहिए। जब आपको क्वेश्चन पे कहीं कंफ्यूजन हो तो आपको एलिमिनेशन रूल लगाना चाहिए। एलिमिनेशन रूल का मतलब पहले उस ऑप्शन को ढूंढिए जो आपको लगता है कि ये बिल्कुल इस क्वेश्चन को मैच नहीं करता, ये गलत है। अगर आप एक गलत ऑप्शन को ढूंढ ले जाएंगे तो बाकी ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करने में आसानी होगी। तो हम एक एक ऑप्शन को देखते हैं। पहले ऑप्शन पे आते हैं, किसी पादप की परिस्थितियां जो उनकी वृद्धि, क्या बात कर रहे हैं, पादप परिस्थितियां, वृद्धि, पर्यावरणीय परिस्थितियां। कौन सी परिस्थितियां? किसी पादप की वह परिस्थितियां जो उनकी वृद्धि में सहायक होती हैं पर्यावरणीय परिस्थितियां कहलाती हैं। जाहिर सी बात है ऑप्शन सही है, क्योंकि एक पादप के विकास के लिए क्या चाहिए? जहां पादप पैदा हो रहा है जल की उपस्थिति हो, खनिज लवण की उपस्थिति हो, वायु की उपस्थिति हो, ये सारी चीजें जहां उपस्थित होंगी, भूमि की उपस्थिति हो, ये सारी चीजें जहां उपस्थित होंगी वही एक पादप का विकास होगा। तो ऐसी परिस्थितियां जिनके उपयोग से पादप का विकास होता है उसको पर्यावरणीय परिस्थितियां कहते हैं। तो पहला ऑप्शन सही हो गया। दूसरा ऑप्शन आइए, पंजाब की पर्यावरणीय परिस्थितियां गेहूं के खेती के लिए उपयुक्त हैं। तो गेहूं, यहाँ कीवर्ड हमारा है गेहूं की खेती। गेहूं की खेती के लिए हमें क्या चाहिए? हम जानते हैं गेहूं कैसा है, गर्मी के मौसम में होता है। गर्मी के मौसम में होता है तो इसके लिए जलोढ़ मृदा की जरूरत पड़ती है, इसके लिए सिंचाई की उपयुक्त व्यवस्था की जरूरत पड़ती है। तो ऐसी परिस्थितियां आपको पंजाब में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि पंजाब 5 नदियों, पंचनदों का क्षेत्र है और यहाँ जलोढ़ मृदा की उपस्थिति पाई जाती है। जलोढ़ मृदा की उपस्थिति पाई जाती है और यही वो क्षेत्र है जहां हरित क्रांति का चरण स्टार्ट किया गया था। तो इस हिसाब से पंजाब जो है वो पर्यावरणीय परिस्थितियों के रूप में गेहूं की कृषि के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2 भी पूरा सही है। तीसरे ऑप्शन पे आते हैं, तमिलनाडु का कावेरी डेल्टा। आप देखिए तमिलनाडु का कावेरी डेल्टा क्षेत्र की पर्यावरणीय परिस्थितियां गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है।
तो तमिलनाडु का जो कावेरी डेल्टा क्षेत्र है, वो तमिलनाडु के कावेरी डेल्टा क्षेत्र की जो मृदा है वो जलोढ़ मृदा के रूप में नहीं है, वहां लैटेराइट मृदा की स्थिति पाई जाती है। और जो वहां की पर्यावरणीय परिस्थितियां हैं, ताप दाब की स्थिति है, वह गेहूं के ताप दाब की स्थिति से मैच नहीं करती है। यह क्षेत्र पूरी तरीके से तंबाकू, चावल की खेती और गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त होता है। तो इस प्रकार तमिलनाडु का जो कावेरी डेल्टा क्षेत्र है वह गेहूं की परिस्थिति के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 भी सही है। अब आइए चौथा ऑप्शन है, पर्यावरणीय परिस्थितियां स्थानीय परिवर्तन से अछूती रहती हैं। अब आप एक चीज देखिए, मैंने अभी कहा था एलिमिनेशन रूल। अब मान लीजिए हमें चार ऑप्शन में से कोई क्लियर नहीं है, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 जो है वो ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 का अपोज करता है। अगर हम ये मान लेते हैं कि पर्यावरणीय परिस्थितियां स्थानीय परिवर्तन से अछूती हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 गलत हो जाएंगे, क्योंकि पर्यावरणीय परिस्थितियां स्थानिक रूप से अछूती नहीं होती है। यह स्थान परिवर्तन के बदलने से पर्यावरणीय परिस्थितियां भी बदल जाती हैं। जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की जो पर्यावरणीय परिस्थितियां हैं वहां सदाबहार में पाए जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाते हैं पर्यावरणीय परिस्थितियां ताप दाब वर्षा के माध्यम से चेंज होती जाती हैं और वहां उस हिसाब से पादपों और वनस्पतियों का विकास भी परिवर्तित होने लगता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो पर्यावरणीय परिस्थितियां हैं वो स्थानीय विशेषता से अछूती नहीं होती, बल्कि स्थानीय विशेषता से वो परिवर्तित होती रहती है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 4 गलत है। अब ऑप्शन नंबर 4 गलत है, 1 2 3 सही है। आंसर में हम देखते हैं क्या है। तो आप देखिए 4 गलत है, तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन ए और बी बचा। ए में है 1 2 3 सही है, बी में 1 2 सही है। इसका मतलब है कि 1 2 तो पूरी तरीके से सही है। अब ऑप्शन नंबर 3 देखिए, हमने आपको बताया कि तमिलनाडु का जो कावेरी डेल्टा क्षेत्र है वह एक जलोढ़ मृदा से युक्त क्षेत्र नहीं माना जाता है, और वहां का जो टेम्परेचर है, वहां का जो दबाव है, वहां का जो मृदा का विकास है वह गेहूं के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। इसलिए जो तमिलनाडु में कावेरी डेल्टा क्षेत्र है वहां की परिस्थितियां गेहूं के लिए उपयुक्त नहीं है, बिल्कुल सही है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ए, 1 2 3 सही। चलिए अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन के रूप में हम आपको पूरे चैप्टर को समझाएंगे और कोशिश करेंगे कि आप भी जब पढ़िए तो अपना शॉर्ट नोट्स बनाइए और कोशिश ये करिए कि जहां तक हो सके क्वेश्चन जरूर गेट करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। आप दो में 2 ऑप्शन है। पहला ए, पृथ्वी सौर मंडल का अनोखा ग्रह है। आर, पृथ्वी पर विकास तथा जीवन के लिए उपयुक्त परिस्थितियां विद्यमान हैं। अब नीचे क्वेश्चन है कि सत्य विकल्प का चयन करें। सत्य विकल्प का चयन करें। पहला है ए आर दोनों सत्य हैं और आर ए की व्याख्या करता है। दूसरा है ए आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। तीसरा है सी, ए सत्य है लेकिन आर गलत है। डी, ए सत्य असत्य है लेकिन आर सत्य है। चलिए हम एक एक ऑप्शन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी सौर मंडल का अनोखा ग्रह है। इसमें 2 शब्द है, एक है कीवर्ड पृथ्वी, दूसरा कीवर्ड है सौर मंडल, तीसरा कीवर्ड है अनोखा। कोई चीज अनोखी कब होती है? कोई चीज अनोखी कब कहलाती है? अगर हमारे पास 4 चीजें हैं और इन 4 चीजों में हमने कहा कि ए बी सी डी, सी अनोखा है, इसका मतलब सी की जो विशेषता है वो ऐसी एक यूनिक विशेषता है जो ना तो ए के पास है, ना तो बी के पास है, ना तो डी के पास है। वो केवल ऐसी विशेषता जो सी के पास है, और इसी विशेषता के कारण सी को हम अनोखा कहते हैं। पृथ्वी के केस में भी ऐसा है। सौर मंडल क्या है? सौर मंडल क्या है? सिंपल वे में हम कहें तो ग्रहों का समूह है। हालांकि यहाँ बहुत चीजें होती है, अभी पृथ्वी की बात करेंगे। ग्रहों का समूह है जिसके केंद्र में सूर्य होता है
और सूर्य के चारों तरफ सूर्य के आगे ग्रहों की सीरीज पाई जाती है। यहाँ बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, ये सारे ग्रह हैं। पृथ्वी को अनोखा ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी एकमात्र ग्रह है, सौरमंडल में पाए जाने वाले सभी ग्रहों में पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन के लिए आवश्यक दशाएं विद्यमान है। जल विद्यमान है, वायु विद्यमान है, ऑक्सीजन विद्यमान है, कार्बन डाइऑक्साइड विद्यमान है, भूमि विद्यमान है, वनस्पतियां विद्यमान हैं। तो इस प्रकार सारे सौर ग्रहों में पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन को उपयुक्त बनाए रखने के लिए सारी परिस्थितियां विद्यमान है। इसी कारण पृथ्वी को सौर मंडल का अनोखा ग्रह कहते हैं। तो ये तो सही हो गया। दूसरा, अभी हमने एक्सप्लेन कर ही दिया कि पृथ्वी पर विकास का जीवन के लिए परिस्थितियां विद्यमान है। तो अब जहां क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि क्या आर ए की व्याख्या करता है, तो हमें ये देखना पड़ता है कि जो ए में जो बात की गई है उस बात का जस्टिफिकेशन क्या आर दे पा रहा है। तो हमने देखा एक कह रहा है कि पृथ्वी सौर मंडल का ग्रह है, तो क्वेश्चन आया क्यों। अगर क्यों का जवाब आर दे रहा है तो इसका मतलब आर ए की व्याख्या कर रहा है। अगर क्यों का जवाब आर नहीं दे पा रहा है तो मतलब आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। तो जैसे हमने कहा पृथ्वी सौर मंडल का अनोखा ग्रह है, तो हमने कहा बिल्कुल सही अनोखा ग्रह, लेकिन अनोखा ग्रह क्यों है? आपने कहा भाई अनोखा ग्रह इसलिए है क्योंकि पृथ्वी पर विकास और जीवन के लिए सारी आवश्यक दशाएं विद्यमान हैं। इसका मतलब ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या भी करता है। तो इसका सही जवाब होगा ए, यानी कि आर ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या भी करता है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है किसी स्थान पर जलवाष्प वायु के संपूर्ण आयतन के कितने भाग के अनधिक होता है। यह एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है। क्वेश्चन है किसी स्थान पर जलवाष्प वायु के संपूर्ण आयतन के कितने भाग के अनधिक होता है। कभी कभी ऐसे शब्द आ जाते हैं जहां आपको समझने में दिक्कत होती है। अनधिक का मतलब होता है, अक्सर ये पॉलिटिकल शब्द है, आप पढ़ेंगे तो मिलेगा। अनधिक का मतलब होता है इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं या से अधिक नहीं, से अधिक नहीं। इसका मतलब है, इसको सिंपल में अगर हम क्वेश्चन पढ़े तो होगा किसी स्थान पर जलवाष्प वायु के संपूर्ण आयतन के कितने भाग से अधिक नहीं होती है। तो अनधिक का मतलब होता है से अधिक नहीं। तो देखिए जब इस तरह क्वेश्चन आते हैं तो इसको फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं। ये पूरा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आपको आंसर तभी टिक करना चाहिए जब आप प्योरली श्योर हो पूरी तरीके से कि ये हमें आ रहा है, क्योंकि इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा। ये पूरी तरीके से फैक्ट का क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन पे श्योरिटी के साथ ही आंसर क्लिक करें। तो देखिए यहाँ कीवर्ड क्या है, जलवाष्प। जलवाष्प क्या है? जल का वाष्पीकृत रूप, वाष्पीकृत रूप। तो देखिए इसका ऑप्शन है बी, इसका आंसर होगा बी, 3 से 4%। जलवाष्प वायु में पाया जाने वाला एक घटक है, वायुमंडल का घटक है जो पृथ्वी के सतह पे 3 से 4 किलोमीटर के एरिया में पाया जाता है। जलवाष्प की प्रकृति होती है कि जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं इसकी मात्रा घटती चली जाती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों या अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में यह कुल वायु का 4% के करीब होता है। ध्रुवीय क्षेत्रों, रेगिस्तानी क्षेत्रों या ठंडे प्रदेशों में यह कुल वायु का 1% होता है। तो एवरेज रूप से इसको माना जाता है कि वायुमंडल में जलवाष्प का जो मात्रा है वो वायु के कुल आयतन का 3 से 4% के बीच ही होता है। जलवाष्प एक तरीके से कंबल का काम करता है क्योंकि यह सूर्य से आने वाली ऊर्जा को तो पास होने देता है लेकिन पृथ्वी से जाने वाली दीर्घ तरंगों को भी अवशोषित करता है। इस रूप से यह पृथ्वी के लिए कंबल का काम करता है। मतलब पृथ्वी को ना तो अधिक गर्म होने देता है ना तो अधिक ठंडा होने देता है। इसके साथ इसकी विशेषता यह है कि वायु को स्थिर और अस्थिर करने का भी कार्य करता है। तो जलवाष्प
वायुमंडल का एक इस तरह द्रव्यमान वायुमंडल का एक महत्वपूर्ण घटक है, महत्वपूर्ण घटक है, जो पृथ्वी को एक कंबल की तरह काम करता है, ना तो उसको अधिक ठंडा होने देता, ना तो उसको अधिक गर्म होने देता। तो इस तरह फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन के लिए आपका आंसर तभी क्लिक होना चाहिए जब आप उसकी पूरी तरह श्योर हो। इसका आंसर होगा बी 3 से 4%। अब आते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए, क्वेश्चन है वायुमंडल का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण घटक निम्न में से कौन सा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हीलियम, हाइड्रोजन। ये भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें तो आपको सारी चीजें पता होंगी। वायुमंडल का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण घटक की बात की जा रही है, यानी कि वायुमंडल के घटकों की बात यहाँ की जा रही है आपसे। वायुमंडल के घटकों की बात की जा रही है। वायुमंडल के घटकों की बात का मतलब क्या? वायुमंडल में वायु में उपस्थित गैसों का मिश्रण वायुमंडल के घटकों के रूप में जाना जाता है। तो वायुमंडल का कौन सा घटक पूछा है? तीसरा, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हीलियम और नाइट्रोजन। एक बात अब आप एलिमिनेशन रूल लगाइए। आप अगर वायु के बारे में पढ़े हैं तो आपने देखा होगा कि इन सब का नाम आपके सामने कम आता है, हाइड्रोजन, हीलियम का। तो एक बात का श्योर होगा कि सी और डी में से आंसर नहीं होगा। ये जनरल कॉन्सेप्ट है कि हाइड्रोजन, हीलियम आप बहुत कम मात्रा में सुनते हैं। अब आपके पास बचते हैं दो चीज, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन। तो इसको देखिए, आपने पढ़ा होगा तो जो वायु है, वायु गैसों का पुंज है, इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है 78% के करीब, ऑक्सीजन आपका 29% के करीब, बाकी बचे हुए में तीसरे नंबर पे आपका आर्गन आता है 0.9 के करीब, फिर कार्बन डाइऑक्साइड 0.006 के करीब, ऐसे संख्याएं पाई जाती हैं। ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण घटक जो है वायुमंडल का वो है तो होता है आर्गन। इसमें और कैसे पाई जाती हैं? जैसे आपका नाइट्रोजन 78.08% के करीब होगा, दूसरा ऑक्सीजन 20.95 के करीब पाया जाता है, आर्गन 0.93 के करीब, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 के करीब, ऐसे इसमें गैसों का पुंज पाया जाता है। तो इसका तीसरा आंसर क्या हो जाएगा? बी। वायुमंडल का तीसरा सबसे घटक कौन सा है? आर्गन। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्षोभ मंडल से संबंधित दिए गए तथ्यों की सत्यता का परीक्षण करें। क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फियर भी बोलते हैं। क्षोभ मंडल से संबंधित दिए गए तथ्यों की सत्यता का परीक्षण करिए। क्षोभ मंडल पहला ऑप्शन है इनका, मैं समझा देता हूं। पहला ऑप्शन है, 4 खंड है क्वेश्चन के। पहला खंड है, क्षोभ मंडल की सीमा विषुवत वृत्त के ऊपर 18 किलोमीटर तथा ध्रुवों के ऊपर 8 किलोमीटर तक होती है। ये पूरा तरीके से फैक्ट का पोर्शन है, लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट जरूर छुपा हुआ है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा ऑप्शन आइए, इस मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 अंश सेल्सियस तापमान घटता है। ये भी फैक्ट का पोर्शन है, लेकिन इसमें भी एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। अगला, मौसम की अधिकांश घटनाएं क्षोभ मंडल में ही पाई जाती हैं। ये कॉन्सेप्ट कम फैक्ट बेस्ड ऑप्शन है। चौथा है, वह वायुमंडल के सबसे निचली परत है जो समताप सीमा द्वारा समताप मंडल से अलग होती है। अब इसमें हमें ढूंढना है कि इनमें से कौन सा सत्य है। ए केवल 1-3 सत्य हैं, बी केवल 1-2-4 सत्य हैं, सी केवल 1-2-3 सत्य हैं और डी सभी सत्य हैं। तो हम एक एक ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। अगर हम चलिए बिना डिस्कस किए अगर हम देखें, एलिमिनेशन रूल अगर हम लगाते हैं तो हम क्या पाते हैं? हम एक चीज यहां देख सकते हैं कि अगर हम डी ऑप्शन की बात करें तो आइए जरा, यहां किसकी बात की जा रही है? क्षोभ मंडल की।
यहाँ किसकी बात की जा रही है? क्षोभ मंडल की, जिसको हम क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। क्षोभ मंडल की बात की जा रही है। और यहाँ बात की जा रही है कि यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इतनी बात तो बिल्कुल सही है, जो समताप सीमा द्वारा समताप मंडल से अलग होती है। आप जरा सोचिए, पहले मंडल आएगा, पहले सीमा आएगी। पहले मंडल आएगा, जब मंडल का निर्माण होगा तो मंडल के ऊपर सीमा आती है। तो इसका मतलब हो गया कि क्षोभ मंडल समताप सीमा द्वारा समताप मंडल से अलग नहीं होती है। क्षोभ मंडल की जो ऊपरी सीमा है उसको क्षोभ सीमा बोलते हैं, और क्षोभ सीमा के द्वारा वह समताप मंडल से अलग होती है। तो मंडल के विकास होने के बाद ही सीमा का विकास होता है। कोई देश पहले बनेगा फिर सीमा का विकास होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 गलत है। ये आप कॉन्सेप्ट के साथ कह दिए कि भाई जो वायुमंडल की सबसे निचली परत है बिल्कुल सही है, लेकिन चूंकि ये क्षोभ मंडल है तो क्षोभ मंडल अपनी क्षोभ सीमा का निर्माण करेगी, और क्षोभ सीमा का निर्माण करते हुए वह समताप मंडल से अलग होगी, ना कि समताप सीमा। तो ऑप्शन नंबर 4 गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 4 गलत होते ही हमारा एक चीज एलिमिनेशन रूल में आता है कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी ये गलत हो गया, ये सही नहीं हो सकता। अब हमारे पास बचा केवल 2, ऑप्शन नंबर 1 और 3। अभी हम बात की 1 2 3 के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, और ऑप्शन नंबर सी 1 2 3। तो हमने देखा ऑप्शन नंबर 1 में क्या कॉमन है? 1 3। ऑप्शन नंबर सी में क्या कॉमन है? 1 3। मतलब 1 और 3 बिल्कुल सही है, 1 और 3 बिल्कुल सही। अब आते हैं ऑप्शन नंबर 2 में। जब यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन देती है कि जहां फैक्ट इस तरीके के हो जो डाटा एंट्री के रूप में हो, तो वहां बहुत माइन्यूट डिफरेंस के साथ वह गलत नहीं करती है। अब एक चीज हम कॉन्सेप्ट के साथ देखते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर घटता जाता है। एक बात तो क्लियर हो गई कि क्षोभ मंडल से जैसे ही ऊपर जाएंगे टेम्परेचर घटेगा, लेकिन अब ये नहीं पता कि 165 मीटर पे घटता है या नहीं, कितना घटता है। लेकिन एक बात तो सही है कि ऊपर जाने पर टेम्परेचर घटता है, तो हम यहाँ रिस्क ये ले सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो सकता है। इस रिस्क के साथ हम इसको टिक कर सकते हैं। और अगर आपने थोड़ा कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी का पढ़ा है तो आप इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही लगा सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, क्योंकि 165 मीटर पे जाकर के टेम्परेचर घटेगा कितना? 1 डिग्री सेल्सियस। अब मैं आपको एक एलिमिनेशन रूल के तहत मैंने आपको समझाया, अब मैं कॉन्सेप्ट के तहत आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, जब आप वायुमंडल का को पढ़ते हैं तो आप देखते हैं सबसे नीचे आपका आ जाता है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल, समताप मंडल, समताप मंडल के ऊपर मध्य मंडल। मध्य मंडल की जो ऊपरी सीमा होती है इसी को हम बोलते हैं आयन मंडल, जहाँ आयनों की स्थिति होती है। और सबसे बाहर का जो मंडल होता है ये, इसके बारे में हमें कोई स्रोत नहीं है, उसको बोलते हैं बहिर्मंडल। ये आपका होता है 50 किलोमीटर तक ये पाया जाता है, 200 किलोमीटर इसकी स्थिति होती है, उसके बाद ये हमारा है मंडलों का विस्तार। पहले आप आते हैं क्षोभ मंडल सीमा विषुवत वृत्त के ऊपर। जब आप देखिए, जब भी यूपीएससी कोई ऐसा क्वेश्चन देती है जहां डाटा की बात हो, तो डाटा के केस में वो बहुत ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करती है, एक्यूरेट डाटा के साथ इस्तेमाल करती है, इकोनॉमिक सेक्टर को छोड़ के। क्या कह रहा है? क्षोभ मंडल की सीमा विषुवत वृत्त के ऊपर 18 किलोमीटर और ध्रुवों के ऊपर 8 किलोमीटर तक है। एक बात तो सही है कि विषुवत वृत्त के ऊपर क्षोभ मंडल की जो सीमा है वो ज्यादा होगी, ऊंचाई ज्यादा होगी, ध्रुवों के ऊपर ऊंचाई कम होगी। क्यों? क्योंकि अगर आप पृथ्वी को बनाते हैं तो आपने देखा पृथ्वी कुछ ऐसे दिखती है, मतलब अंडाकार दिखती है। मैं शायद अंडा बना नहीं पा रहा हूं, ऐसा मान लीजिए। तो पृथ्वी अब ध्रुवों पर चपटी है और विषुवत वृत्त पर फैली हुई है। तो विषुवत वृत्त पे फैलने के कारण विषुवत वृत्त पे क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है, सीमा है, वो ज्यादा होती है ध्रुवों की अपेक्षा। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल सही है कि विषुवत वृत्त पे ज्यादा होगी, ध्रुवों पे कम होगी। अब डाटा की बात है तो डाटा एकदम बिल्कुल सही लिखा गया है कि विषुवत वृत्त के ऊपर 18 किलोमीटर और ध्रुवों के ऊपर 8 किलोमीटर होता है। पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन आइए, अभी हमने देखा कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तापमान घटता चला जाता है, क्योंकि अगर हम देखें ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ये विषुवत वृत्त है 0 डिग्री,
ये 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ। और हम जानते हैं कि सूरज जो है इसी 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री के बीच में घूमता रहता है। तो जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं सूरज की किरणें तिरछी होती जाती हैं, और सूरज की किरणें तिरछी होती जाती हैं तो सूरज का जो तापमान है वो घटता जाता है। क्यों घटता है? जब सूरज की किरणें विषुववृत्त पर सीधे पड़ती हैं, लंबवत पड़ती हैं, लंबवत पड़ने के कारण वह जो सूरज की किरणें हैं उनका रेडिएशन कम होता है, उनका जो विकिरण है वो कम होता है, जो कि सीधी लंबवत किरणें का विक्षेपण कम होता है, क्योंकि उनको कम डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे सूरज की किरणें तिरछी होती जाती हैं उनका विक्षेपण बढ़ता जाता है, क्योंकि तिरछी होने के क्रम में वो बहुत अधिक दूरी तक कवर करती हैं, और अधिक दूरी कवर करने के कारण उनका जो डिस्पर्सन है वो भी अधिक मात्रा में होने के कारण ताप घटता जाता है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर घटता जाता है। और ये डाटा का जो जहां तक बात है तो डाटा बिल्कुल सही दिया गया है कि इस मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता जाता है। तीसरा ऑप्शन, मौसम के अधिकांश घटनाएं क्षोभ मंडल में पाई जाती हैं। क्षोभ मंडल का विस्तार कहां से कहां तक है? 8 से 18 किलोमीटर। 8 से 18 किलोमीटर का वह एरिया है जहां सूरज की किरणें लंबवत पड़ती हैं और वहां मौसमी दशाओं के लिए ताप और दाब में स्थितियां विद्यमान होती हैं। तो इसी कारण है कि जो क्षोभ मंडल है वहां मौसम के संबंधित अधिकांश घटनाएं विद्यमान होती हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 बिल्कुल सही है, 4 गलत है, क्योंकि क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा क्षोभ सीमा है, जिसके कारण वह समताप मंडल से अलग होती है, ना कि समताप मंडल, ना कि समताप सीमा। आपने एनसीईआरटी में डायग्राम देखा होगा, कुछ ऐसे बना होता है, मैं यहाँ बना रहा हूँ, देखिए ऐसे बना होता है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, परिवहन मंडल। ऐसे देखा होगा आपने, चार्ट बना हुआ है। इधर ये तापमान, घटता तापमान, और इधर दिखाया जाता है बढ़ती ऊंचाई, बढ़ती ऊंचाई। ये है क्षोभ मंडल आपका, ये समताप, ये मध्य, ये आयन और ये बहिर्मंडल। तो यहाँ देखिए क्षोभ मंडल में तापमान घटेगा, फिर समताप मंडल में बढ़ेगा, फिर ये घटना स्टार्ट कर देगा, फिर बढ़ेगा, फिर अनंत तक चला जाएगा। तो यहाँ घट रहा है तापमान, क्योंकि दैनिक पृथ्वी की दैनिक गतियों के कारण यहाँ पृथ्वी का दैनिक गतियों के कारण यहाँ सूरज की किरणों का लंबवत और तिरछापन के कारण यहाँ तापमान घट रहा है। लेकिन यहाँ तापमान बढ़ इसलिए रहा है क्योंकि समताप मंडल में 50 किलोमीटर के आसपास 50 किलोमीटर का जो एरिया है उस एरिया में आपका पाया जाता है ओजोन परत, ओजोन लेयर। और ओजोन लेयर सूरज से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। ओजोन लेयर के पाए जाने के कारण यहाँ तापमान में बढ़ोतरी होती है, लेकिन फिर तापमान घटने लगता है क्योंकि पृथ्वी की दैनिक गतियों के कारण सूरज से उनकी दूरी और तिरछेपन कारण घटता है। लेकिन जैसे ही आयन मंडल में पहुंचते हैं वहां तापमान फिर बढ़ना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि आयन मंडल में आयनों की उपस्थिति होती है। आयनों की उपस्थिति से यहाँ रेडिएशन होता है, रेडिएशन से यहाँ एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, और उस एनर्जी के फॉर्मेशन से आयन मंडल में तापमान फिर एक प्रकार बढ़ने लगता है। तो आदर्श स्थिति ये है कि जैसे जैसे ऊपर हम जाते हैं तापमान घटता है, लेकिन जो प्रैक्टिकल स्थिति है वो ये कहती है कि तापमान ऊपर नीचे समान मात्रा में नहीं घटता, वो घटता और बढ़ता रहता है। घटने बढ़ने की जो प्रक्रिया वो हमने आपको बता दिया। समताप मंडल में इसलिए बढ़ता है क्योंकि वहाँ ओजोन लेयर की उपस्थिति है, आयन मंडल में इसलिए बढ़ता है क्योंकि वहाँ आयनों की उपस्थिति होती है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का ऑप्शन 1, 2, 3 सही होगा और चौथा इसका ऑप्शन गलत होगा। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जेट विमानों के उड़ान भरने के आदर्श दशाएं समताप मंडल में पाई जाती हैं। समताप मंडल बादल तथा मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होता है।
ये यहाँ का क्वेश्चन है। अब इसमें ये आपको ये देखना है कि इसमें आपको बताना है कि ए आर दोनों सत्य हैं, आर ए की व्याख्या करता है, ए आर दोनों सत्य हैं, आर ए की व्याख्या नहीं करता है, ए सत्य है, आर सत्य है, आर सत्य है, ए सत्य है। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िए। क्वेश्चन है ए, जेट विमानों की उड़ान भरने हेतु आदर्श दशाएं समताप मंडल में पाई जाती हैं। आर, समताप मंडल बादल तथा मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त रहता है। चलिए हम देखते हैं। जेट विमान समताप मंडल यानी कि क्षोभ सीमा के ऊपर समताप मंडल के मिलने के एरिया होता है, संक्रमण क्षेत्र होता है, उसमें जेट विमान की उपस्थिति पाई जाती है। तो जेट विमानों के उड़ने के लिए या विमानों को उड़ने के लिए आवश्यक ये है कि उनके क्षेत्र में मौसमी दशाएं ना हो, चक्रवात ना हो, प्रतिचक्रवात ना हो, हवाओं का दबाव बहुत ज्यादा ना हो, मौसम की परिघटनाएं दुष्प्रभावित ना करें। तो जो समताप मंडल है, समताप मंडल में आप जानते हैं क्षोभ सीमा के ऊपर 50 किलोमीटर की दूरी में समताप मंडल पाया जाता है। इसी समताप मंडल में परावैक्तिक किरणें को अवशोषित करने वाला ओजोन लेयर पाया जाता है। ओजोन लेयर के पाए जाने से इस क्षेत्र का जो तापमान है वो एक बार फिर बढ़ने लगता है। तो यहाँ एक ऐसे संक्रमणीय क्षेत्र का निर्माण हो जाता है जहां टेम्परेचर का घटना, दो प्रकार के टेम्परेचरों के मिलने से यहाँ संक्रमणीय क्षेत्र का निर्माण होता है। और उस संक्रमणीय क्षेत्र के निर्माण होने से यहाँ मौसम संबंधी घटनाओं अनुपस्थित पाई जाती हैं और मौसम संबंधी घटनाओं के अनुपस्थित पाए जाने से यह शांत क्षेत्र का निर्माण होता है और शांत क्षेत्र के निर्माण होने के कारण इस क्षेत्र में जेट वायुयानों के चलने की उपस्थिति बहुत ही तीव्र हो जाती है। तो इस प्रकार ऑप्शन जो ए है, जेट विमानों के उड़ान भरने हेतु आदर्श दशाएं समताप मंडल में पाई जाती हैं, बिल्कुल सही है। क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि समताप मंडल में ओजोन लेयर के पाए जाने से तापमान बढ़ता है और इस कारण इस क्षेत्र में क्षोभ सीमा से ऊपर एक ऐसे शांत क्षेत्र का, क्षोभ सीमा के ऊपर और ओजोन मंडल के सीमा के बीच एक ऐसे शांत क्षेत्र का निर्माण होता है जिसमें मौसम संबंधी घटनाएं नहीं पाई जाती हैं और यह क्षेत्र मौसम संबंधी घटनाओं से बिल्कुल मुक्त होता है। इसी कारण यहाँ जेट वायुयानों में चलने की आदर्श दशाएं पाई जाती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मतलब ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की व्याख्या भी करता है। क्योंकि अभी हमने कहा था कि आर ए की व्याख्या करें, इसलिए जरूरी है कि आर ए के क्वेश्चन का जवाब दें। तो हमने कहा जेट विमानों के उड़ान भरने हेतु आदर्श दशाएं समताप मंडल में पाई जाती हैं। तो बिल्कुल हमने कहा बिल्कुल सही है, लेकिन क्यों पाई जाती हैं? तो क्यों का जवाब आर ने दिया कि भैया इसलिए पाई जाती हैं क्योंकि इस मंडल में बादल और मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं। बादल और मौसम संबंधी घटनाओं से यह क्षेत्र मुक्त होता है और मुक्त होने के कारण यहाँ आदर्श दशाएं जेट वायुयानों के लिए उपस्थित होती हैं। इस प्रकार इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बेतार संचार को संभव बनाने वाला मंडल के नाम से किसे जाना जाता है? पहला है ऑप्शन समताप मंडल, दूसरा ऑप्शन है मध्य मंडल, तीसरा ऑप्शन है आयन मंडल और चौथा ऑप्शन है मध्य मंडल, सॉरी वायुमंडल। तो अभी क्वेश्चन आप फिर से पढ़िए। बेतार संचार को संभव बनाने वाला मंडल के नाम से किस मंडल को जाना जाता है? कीवर्ड्स आप पकड़िए। बेतार संचार को संभव बनाने वाला मंडल, संचार के लिए क्या होता है? वेव्स की जरूरत पड़ती है। कैसे वेव्स की? रेडियो वेव्स की। रेडियो वेव्स में क्या होते हैं? आयंस होते हैं। आयंस मतलब इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति पाई जाती है। इलेक्ट्रॉनों के मोशन से वेव का निर्माण होता है। तो अभी हमने 2 मिनट पहले बोला था, क्या समताप मंडल में आयनों की उपस्थिति है? समताप मंडल में ओजोन परत की उपस्थिति है, आयनों की उपस्थिति नहीं है। मध्य मंडल, तो हमने बोला था कि मध्य मंडल में आयनों की उपस्थिति है, लेकिन यह ऑप्शन तब सही होता है जब आयन मंडल ना दिया गया होता। इसका आंसर आयन मंडल होगा। वायुमंडल के बारे में देखो, ऑप्शन एलिमिनेशन रूल आप लगाइए। एलिमिनेशन रूल क्या कहता है कि जो ऑप्शन आपको नहीं आ रहा है आप उसको पहले टिक करिए। तो हमने देखा क्या ऑप्शन नंबर डी पे आइए। क्या डी सही हो सकता है? नहीं, क्योंकि हमें इसके बारे में कोई सूचना नहीं प्राप्त है। ऑप्शन नंबर 1 पे आइए। समताप मंडल में क्या आयनों की उपस्थिति है? क्योंकि जहां आयन की उपस्थिति होगी इलेक्ट्रॉन्स को रिपल करेगा। जब तक रिपल्सन नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रॉन्स लौट के वापस नहीं आएगा। तो पृथ्वी से जो रेडियो वेव्स भेजी गई, इस रेडियो वेव्स का जो इलेक्ट्रॉन है
ऊपर के क्षेत्र में, वायुमंडलीय क्षेत्र में पाए जाने वाले मंडल में इलेक्ट्रॉन है, जब तक उससे रिपल्सन नहीं करेगा, रिपल्सन करके वो पृथ्वी को वापस नहीं लौटेगा, तब तक हमारे पास संचार माध्यमों का गमन नहीं होगा। तो ये जरूरी है कि ऊपर कोई ऐसा मंडल हो जिसमें इलेक्ट्रॉनों या आयनों की उपस्थिति हो और उन आयनों से रिफ्लेक्ट होकर हमारा जो भेजा गया वेव से वापस आए, और बेस में इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति होती है। तो क्या समताप मंडल में आपको दिखाई पड़ा, आपने पढ़ा देखा, अभी हमने एक्सप्लेन किया था, क्या समताप मंडल में आयनों की उपस्थिति है? नहीं, समताप मंडल में किसकी उपस्थिति है? ओजोन लेयर्स की। अब आइए मध्यमंडल, आयन मंडल, इन दोनों में हमें देखना। तो पहला ऑप्शन नंबर बी ए भी नहीं हो सकता। अब ऑप्शन नंबर बी और सी बचा। तो बी और सी में हम देखते हैं कि मध्यमंडल ठीक है, लेकिन मध्यमंडल में ऐसी कोई गतिविधि नहीं है जिसके कारण आयनों का रिपल्सन हो। आयनों के रिपल्सन के लिए ऐसे मंडल की आवश्यकता है जहां आयनों की उपस्थिति हो, और हमने देखा है कि मध्यमंडल की जो ऊपरी सीमा है उस ऊपरी सीमा को आयन मंडल कहते हैं, और आयन मंडल में आयनों की उपस्थिति होती है। इन्हीं आयन्स की उपस्थिति के कारण यहाँ दो काम होता है। पहला, इन्हीं आयनों की उपस्थिति के कारण इस क्षेत्र में जो सामान्य तापमान घटने की प्रक्रिया है उसका विक्रमण होता है, अर्थात यहाँ तापमान घटने के बजाय बढ़ता है। और दूसरा काम ये होता है कि यहाँ पृथ्वी से आई हुई रेडियो वेव्स में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों से इनका रिपल्सन होता है, और रिपल्सन के बाद यहाँ के इलेक्ट्रॉन रेडियो वेव्स को रिपल्स करके फिर से वापस पृथ्वी पर भेज देते हैं। इस प्रकार हमारा संचार का माध्यम संचालित होता है, और इन्हीं आयनों की उपस्थिति के कारण इस मंडल को आयन मंडल कहा जाता है। इस प्रकार सातवें क्वेश्चन, जो कि बेतार संचार को संभव बनाने वाला मंडल, उसका आंसर होगा आयन मंडल। आयनों की उपस्थिति के कारण इस मंडल को आयन मंडल कहते हैं, और आयनों की उपस्थिति के कारण ही रेडियो वेव्स का रिपल्सन होकर के पृथ्वी पर आता है, जिससे हमें संचार माध्यमों को संचालित करने की सुविधाएं प्राप्त होती हैं। इस प्रकार बेतार संचार को संचालित करने वाले मंडल के रूप में आयन मंडल जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पृथ्वी की परतों को उनकी रासायनिक नामों के आधार पर ऊपर से नीचे की तरफ व्यवस्थित करें। पहला ऑप्शन है सियाल, दूसरा है सीमा, तीसरा है निफे। सत्य विकल्प का चयन करें। पहला ए 1 2 3, बी 1 3 2, सी 2 1 3, डी 2 3 1। देखिए मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। पृथ्वी की परतों को आपको अरेंज करना है, पृथ्वी की परतों को अरेंज करना है। तो पृथ्वी की परतों को हम दो प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। एक इनका भौतिक वर्गीकरण है। भौतिक वर्गीकरण के आधार पर इनको हम क्रस्ट, मेंटल, कोर में विभाजित करते हैं। क्रस्ट, मेंटल या मेंटर बोलते हैं कुछ लोग, और क्रोड। पृथ्वी की जो परतें हैं उनका विभाजन हम दो रूप में करते हैं। पहला है भौतिक रूप। भौतिक रूप से पृथ्वी की परतों का विभाजन हम तीन प्रकार से करते हैं। पहला होता है क्रस्ट, जिसको हम भूपर्पटी भी बोलते हैं। भूपर्पटी ये 0 से 100 किलोमीटर तक के एरिया में पाई जाती है, और यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, और यह सबसे हल्की परत है। सबसे हल्की परत है। दूसरा मेंटल। मेंटल भूपर्पटी क्रस्ट के जस्ट नीचे का पार्ट 2900 किलोमीटर तक की एरिया, 2900 किलोमीटर तक की एरिया को मेंटल बोला जाता है। मेंटल के दो पार्ट हैं, पहला ऊपरी मेंटल, दूसरा निचला मेंटल। इसी मेंटल में ही आपका स्थल मंडल, सॉरी स्टेनोस्फीयर पाया जाता है। स्टेनोस्फीयर पाया जाता है। मैग्मा का निर्माण इसी मंडल में हो, इसी पार्ट में होता है। इसका ऊपरी पार्ट जो है, मेंटल का ऊपरी पार्ट जो है वो द्रवित अवस्था में पाया जाता है। मेंटल का जो ऊपरी पार्ट है वो ठोस अवस्था में पाया जाता है, और मेंटल का जो निचला पार्ट है वो कुछ द्रवित अवस्था में पाया जाता है। द्रवित अवस्था में। अब भूपर्पटी है ये पूरी तरीके से ठोस परत के रूप में पाई जाती है। ठोस परत है ये। तीसरा इनका आता है क्रोड। क्रोड मतलब पृथ्वी का सबसे निचला सरफेस,
जो 6378 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या तक फैला हुआ है। 2900 किलोमीटर से लेकर के 6378 किलोमीटर तक का एरिया है वो करोड़ कहलाता है। करोड़ के भी दो पार्ट हैं, पहला ऊपरी करोड़, दूसरा निचला करोड़। ऊपरी करोड़ ठोस अवस्था में होता है, निचला करोड़ जो है वो द्रवित अवस्था में होता है। ऊपरी करोड़ भारी होता है, निचला करोड़ सबसे भारी होता है, सबसे भारी होता है। तो इस प्रकार जो पृथ्वी की परतें हैं उनको भौतिक रूप से अगर विभाजित करें तो तीन पार्ट में क्रस्ट, मेंटल और कोर, जिनको आप यहां देख रहे हैं। क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट की जो सीमा है वो 0 से 100 किलोमीटर के एरिया का जो पार्ट है वो क्रस्ट कहलाता है। 100 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर का जो एरिया है वो मेंटल का पार्ट है। इसके दो पार्ट हैं, एक है आपका ऊपरी मेंटल, दूसरा है निचली मेंटल। और 2900 से लेकर के 6378 किलोमीटर का जो एरिया है वो आपका करोड़ कहलाता है या कोर कहलाता है। इसको भी दो पार्ट में बांटते हैं। 2900 से लेकर 5100 किलोमीटर का एरिया द्रवित अवस्था में होता है, इसको ऊपरी करोड़ बोलते हैं। और 5100 किलोमीटर से लेकर के 6378 किलोमीटर तक की एरिया जो है वो 2900 से लेकर के और 5100 किलोमीटर का जो एरिया होता है वो आपका द्रवित अवस्था में होता है और इसको हम बोलते हैं ऊपरी करोड़। और 5100 किलोमीटर से लेकर के 6378 किलोमीटर का जो एरिया होता है वो होता है ठोस अवस्था में, इसको हम बोलते हैं इसका थोड़ा सही करिए, ऊपरी करोड़ होता है द्रवित अवस्था में और निचला करोड़ होता है ठोस अवस्था में। क्योंकि जो भारी चीज होगी वो हमेशा नीचे बैठेगी, जो लिक्विड होगा वो ऊपर हमेशा तैरेगा। तो निचले पार्ट में लोहे के अवशेष पाए जाते हैं, चट्टाने पाई जाती हैं, जो द्रवित अवस्था में नहीं होती है, ठोस अवस्था में होती है, वो नीचे पाई जाती है और द्रवित अवस्था उसके ऊपर पाई जाती है। पृथ्वी की जो परतें हैं उनका विभाजन रासायनिक रूप से भी किया जाता है। रासायनिक रूप से भी पृथ्वी के वर्गों का विभाजन किया जाता है। उनको भी तीन अवस्था में बांटा जाता है। इस आपको है फिगर नंबर 1 था जो भौतिक अवस्था को रिप्रेजेंट करता है। फिगर नंबर 2 इसका है जो आपके रासायनिक अवस्था को विभाजित करता है। तो रासायनिक रूप से पृथ्वी की परतों को रासायनिक रूप से 3 पार्ट में विभाजित किया जाता है। पहला सियाल। सियाल का मतलब क्या? सिलिका और एल्युमिनियम से मिलकर बना है सियाल। ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है भूपर्पटी। भूपर्पटी का निर्माण सिलिका एल्युमिनियम से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इस परत को सियाल बोलते हैं। सिलिका एल्युमिनियम की उपस्थिति के कारण यह परत जो है वो बहुत हल्की होती है, हल्की परत होती है। दूसरा इसका आता है मेंटल, सीमेंट। सीमेंट या इसको साइम भी बोलते हैं। सीमेंट या साइम का होगा सिलिका प्लस मैग्नीशियम से मिलकर बना है। तो पृथ्वी की जो दूसरी परत है इसको मेंटल बोलते हैं। मेंटल का निर्माण इसी सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसे बोलते हैं सीमे परत। तीसरा इसका जो है वो है निफे। निफे यानी कि ये निकेल प्लस फेरस ऑक्साइड यानी कि लोहे से मिलकर बना है, फेरस से मिलकर बना है, इसीलिए इस परत को निफे बोलते हैं। और यह परत होती है पृथ्वी की क्रोड अवस्था में। और आयरन की उपस्थिति के कारण यह परत सबसे भारी परत के रूप में गिनी जाती है। इस प्रकार आप देखेंगे कि सियाल पहले होता है। पहले क्या होगा? आपने देखा सियाल कहां पाया जाता है? भूपर्पटी में। फिर आपने देखा इसके बाद क्या पाया जाएगा? सीमे। सीमे कहां होगा? मेंटल में। और फिर तीसरे नंबर पर सबसे नीचे क्या पाया जाएगा? निफे। निफे कहां होगा? करोड़ में। तो इसका सही ऑप्शन होगा 1, 2 और 3, ऊपर से नीचे। 1 पहले आएगा, फिर 2, फिर 3। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा A, 1, 2, 3। 1, 2, 3। पृथ्वी की जो परतें हैं उनको हम 2 तरीके से वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला भौतिक रूप से, दूसरा रासायनिक रूप से। भौतिक रूप से उनको क्रस्ट, मेंटल, क्रोड में बांटा जाता है। रासायनिक रूप से उन्हें
सियाल, सीमे और नीचे में बांटा जाता है। पृथ्वी की आंतरिक परतों को, पृथ्वी की जो आंतरिक परतें हैं उनकी जानकारी के हमारे पास दो स्रोत हैं। एक प्रत्यक्ष स्रोत है। प्रत्यक्ष स्रोत में जैसे पहला है सबसे महत्वपूर्ण ज्वालामुखी के द्वारा राख, मैग्मा, लावा, चट्टानें बाहर आती हैं। उनसे हम पृथ्वी के केंद्र में, पृथ्वी के गर्भ में क्या है उसकी जानकारी हम कर पाते हैं। दूसरा खनन गतिविधियों के द्वारा भी हम प्रत्यक्ष रूप से जान पाते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक परतें किस प्रकार निर्मित की गई हैं, उनकी संरचना क्या है। दूसरा इसका अप्रत्यक्ष स्रोत है। अप्रत्यक्ष स्रोत में जो पहले आता है इसे पहला भूकंप, दूसरा गुरुत्वाकर्षणीय तरंगों का अध्ययन, और तीसरा उल्कापिंड। ये तीनों, चुंबकीय क्षेत्र भी इसमें शामिल कर सकते हैं। ये तीनों वो पृथ्वी की आंतरिक परतों को जानने के अप्रत्यक्ष स्रोत के रूप में जाने जाते हैं। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन के रूप में। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके 4 पार्ट हैं। इन चारों पार्टों को आपको पढ़ना है और फिर बताना है कि किस चीज की विशेषताएं से रिलेटेड है, सत्य है कि नहीं। पहला है इसे परतदार शैल भी कहते हैं। दूसरा ऑप्शन है पृथ्वी की सतह पर इसका विस्तार सबसे अधिक है। तीसरा है इसमें जीवाश्म मिलते हैं। चौथा बेसाल्ट और ग्रेनाइट इसके प्रमुख उदाहरण हैं। अवसादी चट्टानों से संबंधित उपरोक्त कथनों में से सत्य कथन का चयन करें। केवल 1, 2, 3 सत्य हैं, 2, 3, 4 सत्य हैं, 1, 3, 4 सत्य हैं, सभी सत्य हैं। अब देखिए इसमें आप एलिमिनेशन रूल भी लगा सकते हैं बिना क्वेश्चन को जाने, बिना हम चारों ऑप्शन को पढ़े। अगर हमको कुछ नहीं पता है, हम कंफ्यूजन में किस स्थिति में है, तो हम एलिमिनेशन रूल लगा सकते हैं। एलिमिनेशन रूल हम लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे हम बताते हैं आपको। देखिए पहला, इसके परतदार शैल बताते हैं, छोड़ दीजिए। पृथ्वी की तरफ इसका सबसे अधिक विस्तार है, इसको भी छोड़ दीजिए। इसमें जीवाश्म मिलते हैं, इसको भूल जाइए। चौथे बात है बेसाल्ट और ग्रेनाइट इसके प्रमुख उदाहरण हैं। आप जानते हैं बेसाल्ट और ग्रेनाइट का नाम अब तक सुनते हैं जब ज्वालामुखी आप पढ़ रहे होते हैं। ज्वालामुखी से उत्पन्न चट्टानों के बारे में आप जानते हैं, बेसाल्टिक लावा पढ़ते हैं, ग्रेनाइटिक लावा पढ़ते हैं। तो लावा का संबंध किससे है? बेसाल्ट और ग्रेनाइट से। बेसाल्ट और ग्रेनाइट ऐसे हैं जो लावा के तुरंत ठंडे होने से बनते हैं। इसका मतलब यह है कि ये अवसादी चट्टानों के एग्जाम्पल नहीं हो सकते, क्योंकि अवसादी चट्टान का मतलब है कि जिनका निर्माण अवसादों से हुआ है। ऐसी चट्टानें जिनका निर्माण अवसादों के जमाव से हुआ है, अवसादों के जमाव से हुआ है। और अवसाद कब होंगे? जब एक बड़ा चट्टान या बड़ी संरचना छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगी, अवसाद के रूप में इकट्ठा होगी, और इकट्ठा होने के बाद उनका जमाव होगा, तब आपका अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। चलिए हम देखते हैं पहले अवसादी चट्टानों को। ज्वालामुखी आप सबने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आगे क्लास में पढ़ेंगे ज्वालामुखी। ये राख तथा लावा जो बाहर आ रहा है, राख तथा लावा जब बाहर आता है तो ये जमने की प्रक्रिया में स्टार्ट हो जाता है। तो राख और लावा के, ज्वालामुखी के द्वारा राख और लावा के निकलने से उनका एक जगह जमाव होता है। जमाव होने के कारण जब वो त्वरित रूप से ठंडी होकर जमती हैं, तो ऐसे जमाव से एक प्रकार के सेल का निर्माण होता है, उसको बोलते हैं आग्नेय सेल। नाम से पता है आग्नेय मतलब जो बहुत ही गर्म हो और तुरंत गर्म रहते हुए जम जाए, उसको आग्नेय सेल बोलते हैं। तो ज्वालामुखी के द्वारा निकलने वाला लावा और राख
जब त्वरित रूप से ठंडा होकर के जम जाते हैं, तब उनके त्वरित रूप से ठंडा होने के जमने के कारण जिस शैल का, जिस चट्टान का निर्माण होता है उसे आग्नेय चट्टैल या आग्नेय शैल बोला जाता है। कालांतर में समय के साथ इन आग्नेय चट्टानों पर ऋतु परिवर्तन जैसी घटनाएं प्रभावी होती हैं। ऋतु परिवर्तन जैसी घटनाएं प्रभावी होती हैं और ऋतु परिवर्तन जैसी घटनाओं के प्रभावी होने के ताप दाब के प्रेशर के कारण इन आग्नेय शैलों का विखंडन होता है। इन आग्नेय शैलों के विखंडन होने से छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं और इन छोटे छोटे टुकड़ों को अवसाद बोलते हैं। यह अवसाद कालांतर में नदियों, वायु या वर्षा के जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर के जमा कर दिए जाते हैं और ये अवसाद नदियों, वायु के द्वारा जमा किए जाते हैं तो इनका जमाव परत दर परत के रूप में होता जाता है। तो इस प्रकार आग्नेय शैलों पे ऋतु परिवर्तन के कारण होने वाले अपरदन और अपक्षय की क्रियाओं से अवसादों के रूप में टूटकर जमकर एक नए प्रकार के शैल का निर्माण होता है, जिससे हम क्या बोलते हैं, अवसादी शैल बोलते हैं। तो एक बात तो समझ में आ गई कि अवसादी शैल जो होता है ये परतदार होती है, क्योंकि इनका निर्माण अवसादों से होता है, अवसादों के जमने से होता है और अवसाद एक दिन में जमने की प्रक्रिया का कारण नहीं है। अवसाद धीरे धीरे एक स्थान पर परत दर परत अवसादी क्रियाओं के द्वारा जमता जाता है। दूसरा ये है, पहला आसन, इसका मतलब यह है कि पहला आसन हमारा सही हो गया। दूसरा, ये पृथ्वी की सतह पर इसका विस्तार सबसे अधिक है। आप देखते हैं कि आग्नेय शैल पे क्या खेती करना संभव है? क्या आग्नेय शैल खेती के लिए होता है? तो आप पाएंगे नहीं। तो पृथ्वी का जो भूपर्पटी वाला क्षेत्र है, पृथ्वी के भूपर्पटी का 75% निर्माण अवसादी चट्टानों के कारण हुआ है। अवसादी चट्टानों से ही पृथ्वी के भूपर्पटी का 75% निर्मित हुआ है। इस प्रकार पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में जो विस्तार है वह क्षैतिज रूप से अगर विस्तार देखा जाए तो सबसे अधिक विस्तार किसका है? तो यहाँ जो पृथ्वी की सतह पर विस्तार की बात की जा रही है वो पृथ्वी की सतह पर क्षैतिज रूप से विस्तार की बात की जा रही है। ये सतह है, ये सतह पर विस्तार की बात की जा रही है। पृथ्वी की सतह पर विस्तार इस तरह आप देख सकते हैं, जो पृथ्वी का ये सतह है, इस सतह पर जो 75% सतह है, 75% सतह है वो अवसादी चट्टानों से निर्मित है। अवसादी चट्टानों से निर्मित है क्षैतिज रूप से। अगर पृथ्वी के क्षैतिज रूप से अवसादों का विस्तार देखें, लेकिन पृथ्वी का जो ऊर्ध्वाधर तल है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ जब बढ़ते हैं, तो पृथ्वी के ऊर्ध्वाधर तल में अवसादी चट्टानें केवल 5% तक पाई जाती हैं। 5% तक, 5%, 95% चट्टानें नान अवसादी हैं। तो पृथ्वी की सतह पर अवसादी चट्टानों का विस्तार सबसे अधिक पाया जाता है। यह ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर 3 पे। इसमें जीवाश्म मिलते हैं, बिल्कुल सही बात है। आग्नेय शैल क्या है? आग्नेय शैल धकता हुआ लावा है जो अचानक ठंडा हो गया। उसके अचानक ठंडे होने से अचानक ठंडे होने से शैलों का निर्माण हुआ है। चूंकि वहां गर्मी बहुत ज्यादा है, वहां हीट बहुत ज्यादा है, तो वहां जीवाश्म बिल्कुल नहीं पाए जाएंगे। लेकिन कालांतर में जब इन चट्टानों में ऋतु परिवर्तन प्रक्रियाएं होंगी, अपरदन होगा, अपक्षय होगा और अपक्षय अपरदन के कारण यहाँ परिस्थितियों का निर्माण होगा और पर्यावरणीय परिस्थितियों के निर्माण होने से यहाँ जीवाश्मों की उपस्थिति दर्ज होगी। इस प्रकार इस अवसादी चट्टानों में जीवाश्म मिलते हैं। ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर जो 4 है, बेसाल्ट और ग्रेनाइट, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि बेसाल्ट और ग्रेनाइट आग्नेय शैलों के एग्जाम्पल हैं जो त्वरित रूप से ठंडा होकर के निर्मित किए होते हैं। इसीलिए ऑप्शन 4 गलत है। ऑप्शन 4 को अगर आप हटाते हैं तो आपका सीधे ऑप्शन मिल जाएगा 1, 2, 3, ये बिल्कुल सही है। 4 को अगर आप हटाते हैं तो बी, सी, डी तीनों एक साथ मिल जाते हैं, बचता है आपका ए, केवल एक सही है। अब आते हैं अगले पार्ट पर। संगमरमर, क्वेश्चन नंबर 10 के 2 पार्ट हैं, आपको इसको बताना है। संगमरमर एक कायांतरित शैल है जो चूने के पत्थर के कायांतरण से बनता है। दूसरा है बलुआ पत्थर कायांतरित होकर क्वार्टाइज में बदल जाता है। इसको आपको बताना है। दोनों सत्य हैं, दोनों सत्य हैं, एक सत्य है, दूसरा सत्य है। चलिए
यहां बात की जा रही है कायांतरित सेल की। तो कायांतरित सेल क्या होते हैं? कायांतरित सेलें क्या होती हैं? कायांतरण क्या होता है? कायांतरण होता है जब एक चट्टान में, चाहे वो आग्नेय हो या अवसादी, जब इन चट्टानों में दाब और ताप के कारण आंशिक या पूर्ण परिवर्तन उनके स्वरूप में होता है। स्वरूप में जैसे रंग में, गठन में, कठोरता में, तो ऐसे चट्टानों को कायांतरित चट्टानें कहते हैं। तो कायांतरित चट्टानें किसे कहते हैं? ऐसी चट्टानें या कायांतरण किसे कहते हैं जब अवसादी या आग्नेय चट्टानों पर समय के साथ साथ दाब और ताप के प्रक्रियाओं के कारण उनका आंशिक या पूर्ण रूप से स्वरूप परिवर्तन होता है, तो इसको कायांतरण कहते हैं। और इस प्रक्रिया के द्वारा निर्मित सेलों को कायांतरित सेलें कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 10 जो है फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन कॉन्सेप्ट ये है कि संगमरमर एक कायांतरित सेल है जो चूने के पत्थर के कायांतरण से बनती है। बिल्कुल सही बात है, आप जानते हैं संगमरमर में चूना पत्थर की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। चूना पत्थर का दाब और ताप के हिसाब से कायांतरण के द्वारा संगमरमर का निर्माण किया जाता है। वही ऑप्शन नंबर 2 आइए, बलुआ पत्थर कायांतरित होकर क्वार्टाइज में बदल जाती है। यह भी बिल्कुल सत्य है, क्योंकि क्वार्टाइज किसका पार्ट है? बलुआ पत्थर का, जिसमें बलुआ यानी कि सिलिका की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। तो बलुआ पत्थर के कायांतरण से क्वार्टाइज बनते हैं। इसी प्रकार ग्रेफाइट के कायांतरण से ग्रेफाइट जो वो नाइस से रूपांतरित होकर बनती है। मिट्टी और सैल जो है वो सिस्ट में रूपांतरित होते हैं। बलुआ पत्थर क्वार्टाइज में रूपांतरित होता है। कोयले का रूपांतरण एंथ्रेसाइट और ग्रेफाइट में होता है। चूना पत्थर का रूपांतरण संगमरमर में होता है। इस प्रकार 10 का ऑप्शन ए सही होगा कि संगमरमर एक कायांतरित सेल है जो चूने पत्थर के कायांतरण से बनता है और बलुआ पत्थर के कायांतरण से क्वार्टाइज बनता है। कायांतरण क्या होता है? जब ताप और दाब के कारण चट्टानों का स्वरूप परिवर्तन हो जाए, उनके ठोस में, उनका ठोस आकार में, उनके कठोरता में, उनके रंग रूप में आंशिक या पूर्ण परिवर्तन हो जाए, तो इस प्रक्रिया को कायांतरण तथा इस प्रक्रिया द्वारा निर्मित चट्टानों को कायांतरित चट्टानें कहा जाता है। अब आते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। एक संकीर्ण क्षेत्र जिसका विस्तार स्थल मंडल, जल मंडल तथा वायुमंडल के भागों तक सीमित है तथा जहां जीवों का प्रजनन और संवर्धन होता है कहलाता है पारिस्थितिकी निकेत, बायोम, आदर्श आवास, यहां शामिल किया, ध्यान रखिएगा, आदर्श आवास, जैवमंडल। तो ऐसा क्षेत्र जहां जीवन के लिए उपयुक्त दशाएं पाई जाती हैं, अर्थात जो स्थल मंडल, जैवमंडल और वायुमंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल, इन तीनों के संक्रमण से बना हुआ जो मंडल है, इसी में जीवन की संभावनाएं सबसे अधिक होंगी। जीवन की संभावनाएं यही संभव होंगी, जीवन की संभावनाएं यहीं पर होंगी। तो जीवन की संभावनाओं के लिए आवश्यक है कि स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल का एक संक्रमणीय क्षेत्र के रूप में निर्मित होना, और इसी संक्रमणीय क्षेत्र को हम बोलते हैं जैवमंडल।
जैव मंडल का मतलब जीवन के लिए उपयुक्त मंडल। तो जीवन के लिए उपयुक्त मंडल कहाँ होगा? जहां जीवन के लिए उपयुक्त दशाएं होंगी, और जीवन के लिए उपयुक्त दशाओं के लिए जरूरी है कि जहां जल की उपस्थिति हो, वायु की उपस्थिति हो, स्थल की उपस्थिति हो। तो जल, थल, स्थल की उपस्थिति से निर्मित संक्रमणीय क्षेत्र को जैव मंडलीय क्षेत्र कहते हैं। बायोम होता है ऐसा क्षेत्र, ऐसा बृहद क्षेत्र जिसकी अपनी एक खास वनस्पति होती है, खास पर्यावरणीय स्थिति होती है जो कहीं अन्यत्र नहीं पाई जाती। ऐसे क्षेत्र को बायोम बोलते हैं। ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना ही। अब हम कल मिलेंगे अगली क्लास में, क्लास 9 के नेक्स्ट चैप्टर के साथ। वहां हम डिस्कस करेंगे कि उस चैप्टर के हिसाब से क्वेश्चन का निर्माण करते हैं और डिस्कस करेंगे उस क्वेश्चन के हिसाब से पूरे चैप्टर को। शुभ रात्रि, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। आपको बाकी इस क्लास का जो लेक्चर है, इस लेक्चर से संबंधित जो पीडीएफ है, उस पीडीएफ के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। उस पीडीएफ के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल BHOOMI भूमि IAS पर, या आप हमको व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं 7827188599 पे। और आप हमारे अन्य लेक्चर को देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल विवेक रुद्रा फ्रॉम लखनऊ पे, विवेक रुद्रा फ्रॉम लखनऊ पे। धन्यवाद मित्रों, शुभ रात्रि, शपथ है। थैंक यू।